2012 में इस कंपनी की शुरुआत हुई और तब तो हालांकि इसका नाम रियल एस्टेट कंपनी से जुड़ा हुआ था, रिदान रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन देश की अग्रणी टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में ये कंपनी शामिल है। हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सेवाएं देने का, जिसका नाम आजकल जो शब्द इस्तेमाल होता है ना, सास, एस डबल ए, दो छोटे ए और एस, ये है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये सर्विसेज देने का कारोबार करती है कंपनी। ये नए ज़माने के बिजनेसेस हैं और दुनिया में हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल इंडस्ट्री में डेटा पॉइंट्स के सबसे बड़े एग्रीगेटर्स में रेडगेन शामिल है। और सितंबर 2021 तक, यानी कि अभी हाल ही में 1462 एक्टिव ग्राहक इस कंपनी के पास में। पहले आइए आईपीओ की जानकारी आपको दे दूं और उसके बाद हम टॉप मैनेजमेंट से करेंगे बातचीत। 405 से 425 रुपए ये है प्राइस बैंड। 35 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। 960 करोड़ का जो है वो ऑफर फॉर सेल है, जिसमें प्रोमोटर्स भी और कुछ बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं नॉन प्रोमोटर, वो अपनी इक्विटी बेच रहे हैं। फ्रेश इशू आ रहा है 375 करोड़ का, यानी कि कुल मिलाकर 1335 करोड़ की इशू साइज होगी और इशू की ऊपरी बैंड पर लगभग 4,500 करोड़ के मार्केट कैप की ये कंपनी बनेगी। ये है आपके लिए पूरी जानकारी। आइए अब स्वागत करते हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी भानु चोपड़ा साहब का, जो कि इंडियाना यूनिवर्सिटी से बिजनेस में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल कर चुके हैं। 15 साल से ज़्यादा का गहरा अनुभव आपका है एंटरप्रेन्योर के तौर पर और अब इस कंपनी का आईपीओ लाकर कंपनी को लिस्ट करवा रहे हैं। चोपड़ा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले धन्यवाद, आपने जी बिजनेस के लिए समय दिया। नए ज़माने का बिजनेस है आपका। सास आजकल के ज़माने में आईटी स्पेस में बड़ी अपकमिंग थीम है। तो पहले सर ये बताएं कि आपकी कंपनी करती क्या है, आपका बिजनेस मॉडल क्या है और आपकी कंपनी पे कमाई, रेवेन्यू कहाँ से आता है? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। तो रेडगेन जो है वो, जैसे कि आपने कहा, SaaS सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को। तो अगर आपने ट्रैवल बुक किया है ऑनलाइन, तो उसके बिहाइंड द सीन्स रेडगेन का सॉफ्टवेयर है। तो हम अपने कस्टमर्स को हेल्प करते हैं कि जिससे वो गेस्ट एक्वायर करें, उन्हें रिटेन करें और वॉलेट शेयर एक्सपेंशन करें। हमारी 3 बेसिकली बिजनेस लाइंस हैं, इन्हें हम कहते हैं मार्टेक, डिस्ट्रीब्यूशन और डैश। और मैं 30 सेकंड लूंगा इन्हें समझाने में। तो मार्टेक में हम जो होटल के बिहाफ पे उनकी सारी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, इंक्लूडिंग सोशल चैनल्स और गूगल, जिससे उनको हम कस्टमर ला के दे सके। दूसरा, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में हम ओटीएस और होटल सिस्टम को कनेक्ट करते हैं। तो जब आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके होटल्स का सर्च करते हैं, तो वो सारी जो जानकारी है, लाइव इंफॉर्मेशन है, वो रेडगेन से पावर्ड है। और जब आप बुकिंग करते हैं तो वो सारी इंफॉर्मेशन ओटीए से होटल के सिस्टम में लाइव रेडगेन के सिस्टम के थ्रू जाती है। उसे ऐसे समझिए कि वो एक पाइप है, टेक्निकल पाइप, जो हम कनेक्ट करते हैं। और जो तीसरा बिजनेस है वो डेटा एज अ सर्विस है। वो सब प्राइसिंग से रिलेटेड है। हम अपने कस्टमर्स को ये बताते हैं कि उनका कंपटीशन प्राइसिंग में क्या कर रहा है और डिमांड के बेसिस पे, यूटिलाइजेशन के बेसिस पे हम ये रेकमेंड करते हैं कि उन्हें प्राइस कैसे करना चाहिए अपना प्रोडक्ट। तो जो हमारा बिजनेस मॉडल है, जो SaaS में एक प्रेवलेंट मॉडल है, वो सब्सक्रिप्शन है। ये सब्सक्रिप्शन मॉडल, जैसे कि नेटफ्लिक्स और Amazon में आप मंथली पे करते हैं कुछ भी प्रोग्राम व्यू करने के लिए, सिमिलरली SaaS में आप अब सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए एक मंथली पेमेंट करते हैं। तो हमारा मॉडल जो है 75% सब्सक्रिप्शन है, 25% ट्रांजैक्शन बेस्ड है। जैसे कि हमने समझाया कि डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारा बिजनेस है वो ट्रांजैक्शनल बेस्ड है। तो जो जितनी बुकिंग्स आती हैं उसके बेसिस पे हम मोर रेवेन्यू कमाते हैं। तो ये जो मॉडल है ये बहुत ही जी, फेवरेबल मॉडल है, बिकॉज ये हाईली रिकरिंग है और स्टिकी है। हमारे जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं वो हमारे साथ ओवर 7 इयर्स हैं। तो ये जो प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू है, हमने अपनी फाइंडिंग में भी बताया कि ये ऑलमोस्ट 97% है। तो इट मेक्स इट अ वेरी वेरी वैल्यूएबल बिजनेस मॉडल। अच्छा अच्छा चोपड़ा साहब, मैं थोड़ा और समझना चाहता हूँ। कुछ समझ में आया है, थोड़ा और समझना बाकी है। तो बेसिकली आपके कस्टमर्स में कौन हुए? होटल्स हुए जो बुकिंग्स वगैरह लेते हैं तो आप उनके लिए सॉफ्टवेयर देते हैं, या फिर यात्रा, क्लियर माई ट्रिप, easemytrip.com जैसे कंपनियां जो आपके सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती हैं, जिनको आप टेक्नोलॉजी देते हैं, जिनको आप है ना कंपेयर करके देते हैं डेटा दूसरे साइट्स वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं, कौन है आपके कस्टमर्स?
तो आपने बिल्कुल ठीक समझा। हमारे कस्टमर्स जो हैं वो सारी वर्ल्ड की टॉप होटल चेन्स हैं, टॉप 23 आउट ऑफ द टॉप 30 होटल चेन्स, द टॉप 25। जैसे कि आपने जो एग्जांपल्स दिए वो उनको ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स कहते हैं। तो एक जैसे कि एक्सपीडिया और बुकिंग हमारे बहुत बड़े कस्टमर्स हैं, और जितने भी हर वर्ल्ड में रीजनल प्लेयर्स हैं वो सारे हमारे कस्टमर्स हैं। तो टॉप 25 आउट ऑफ द टॉप 30 ओटीएज ये हमारे कस्टमर्स हैं। जो लीडिंग कार रेंटल कंपनीज हैं, जो सबसे बड़ी क्रूज लाइनर्स हैं। सो हमारे जो टोटल कस्टमर्स हैं ये बी टू बी 1400 से ऊपर हैं, जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में कहा। और जो भी मेजर सप्लायर या मेजर इंटरमीडियरी है वो हमारा कस्टमर, जैसे इंडिया की जितनी भी टॉप एयरलाइंस है ये सब भी हमारे कस्टमर हैं। समझ गया, बिल्कुल ठीक है, अब ये चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, अब दूसरी चीज़ सर, जो कुछ भी आप पैसा कमाते हैं वो इन कंपनियों से कमाते हैं, न कि कस्टमर से। सपोज मैं जाके किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाके मैं टिकट बुक कर रहा हूँ, मुझे कोई एयर टिकट बुक करनी है, तो आप मुझसे कुछ नहीं ले रहे हैं। जो कंपनी है, जैसे मैंने यात्रा से टिकट बुक किया है, ईज माई ट्रिप से टिकट बुक किया, तो आपकी कमाई उन कंपनियों से आती है, राइट? करेक्ट, करेक्ट सर। क्योंकि हम एक बी टू बी ओके। कंपनी हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आप जो भी एक्सपीरियंस ऑनलाइन बुकिंग से कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रेडियन बिहाइंड द सीन्स उस टेक्नोलॉजी को पावर कर रहा है। ठीक बात है। तो एक तरफ आप टेक्नोलॉजी देते हैं और दूसरी तरफ वो डेटा एनालिसिस करके देते हैं, जिससे कि एक कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने कैसे खड़ी है, प्लस उन्हें और भी जो भी विशेष डेटा चाहिए कस्टमर्स के वो बना कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है सर, ये तो नए ज़माने का बिजनेस और कुछ हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला भी है। तो इसमें ये बताएं, आपका ज़्यादातर कारोबार तो बाहर से ही है ना? जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि लगभग 98% आपका रेवेन्यू बाहर के देशों से आता है सर? करेक्ट। सो हमारा, मैं आपको ब्रेक डाउन देता हूँ। 65% हमारा नॉर्थ अमेरिका से आता है, 15% यूरोप से आता है, 15% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है, और 5% जो है बाकी वो इंडिया से आता है। ओके। अच्छा, आपके हिंदुस्तान में तो लिस्ट होने के बाद आपकी तरह की ये एक पहली कंपनी होगी चोपड़ा साहब? यदि हाँ तो ये बताएं। दूसरा ये कि फिर अगर ऐसा है तो क्या कोई ग्लोबल प्लेयर्स हैं ऐसी, बाहर विदेश में ऐसी कंपनियां हैं जिनसे आप अपने आप को कंपेयर करते हैं कि ये हमारे तरह की ही कारोबार करने वाली कंपनी है या हमारी कॉम्पिटिटर है, ऐसा कोई है? तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हम इंडिया की लार्जेस्ट हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल सास प्लेयर हैं, और इंडिया में कोई हमारा ऐसे कंपेटिटर नहीं है। बाहर हमारे कंपेटिटर हैं, बट मैं ये कहना चाहूंगा क्योंकि हमारी जो बिजनेस लाइंस हैं, 3 डिफरेंट बिजनेस लाइंस हैं, और ये हम एक प्लेटफॉर्म की तरह बेचते हैं, तो हमारा एक इक्विवेलेंट कंपेटिटर नहीं है। हर बिजनेस लाइन में जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनके डिफरेंट कंपेटिटर्स हैं। जैसे कि जो हमारा, मैंने आपको बताया, जो हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं होटल्स के बिहाफ में, ये हमारा यूएस में बहुत बड़ा कारोबार है। इसमें हम एक कैजुअल फ्राइडे करके कंपनी है, उससे कम्पीट करते हैं। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, हम एक चाइनीज कंपनी से कम्पीट करते हैं, डर्बी सॉफ्ट। और सिमिलरली जो हमारा जो डेटा एज अ सर्विस बिजनेस लाइन है, उसमें हमारी डिफरेंट कंपेटिटर्स हैं। कोई अमेरिका से है, कोई इसराइल से है, बट इंडिया से कोई कंपटीशन नहीं है। ओके, चलिए, तो इंडिया में तो कोई कंपटीशन है नहीं। अब सर, 2-3 चीज़ें जो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। कोविड का पीरियड है और जाहिर सी बात है, ट्रैवल और हॉस्पिटलिटी यही एक सबसे ऐसा बड़ा बिजनेस है कि जहाँ मतलब कुछ खराब हो जाए तो सबसे पहले इम्पैक्ट यही आता है और सबसे लास्ट में रिकवर होने वाला भी यही बिजनेस है, करेक्ट? सो अब ये फिर से ओमिक्रॉन वाला मामला है, तो क्या आपका बिजनेस भी सर सेंसिटिव है? अगर कोविड वोविड फैलता है, वापस से आता है कुछ, तो क्या बिजनेस पर इम्पैक्ट हो सकता है? तो सर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो इम्पैक्ट होता है ये टेम्पररी इन नेचर ही होता है, क्योंकि हमने बहुत बढ़िया रिकवरी देखी है। अगर आप हमारा फर्स्ट 5 मंथ्स का रेवेन्यू देखें जो हमने फाइलिंग में दिया है, तो हमारी रिकवरी ऑलमोस्ट 30% के आसपास है। जो कि अभी हमने एक कंपनी भी अक्वायर करी इस दौरान, जिसके अभी हमने फाइनेंशियल्स डिक्लेयर नहीं करे, तो उसकी वजह से हमारी रिकवरी काफी सॉलिड है। और ये नए वेरिएंट के होते हुए मैं प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता, बट मैं बहुत श्योर था कि हम बहुत जल्दी ही प्री कोविड लेवल के रेवेन्यू पे पहुंच जाएंगे। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, बट मेरा ये भी मानना है कि जो एक ट्रैवल है वो एक ह्यूमन नीड है अब।
तो लोग कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, मैं कहता हूँ रोटी कपड़ा मकान और ट्रैवल। तो ये जरूर है कि अभी एक ये वेरिएंट की वजह से सारे कंट्रीज ने थोड़े से प्रिकॉशंस लिए हैं, बट मुझे मेरा ये भी मानना है कि आज की डेट में जो हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी है वो बहुत एजुकेटेड है, स्मार्ट है, और मुझे उन पे फुल फुल कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हमारे पास अब बहुत टूल्स अवेलेबल है। हमारी टेस्टिंग देख लीजिए या आप हमारे वैक्सीन्स देख लीजिए। तो उनके होते हुए मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये जो भी इसकी रैमिफिकेशंस जो हम स्टडी कर रहे हैं, जो भी निकल के आएंगी, हमारे पास सोल्यूशन बहुत ही जल्दी आ जाएगा, और ये जो थोड़ा सा पॉज है, ये इससे हम निकल आएंगे। ओके। चोपड़ा साहब, आपकी नए ज़माने की कंपनी में सबसे ज़्यादा जो एक चिंता रहती आपके इन्वेस्टर्स को, वो ये रहती कि कंपनी प्रॉफिटेबल होगी क्या, होगी तो कब होगी, होने के बाद प्रॉफिटेबल बनी रहेगी या नहीं। वैसे आपके जो मेरे पास 3 साल के डेटा हैं, फाइनेंशियल ईयर 2019 में आप प्रॉफिटेबल थे, राइट। 20 में शायद थोड़ा सा आपको नुकसान दिखा है 20 करोड़ का, 21 में भी नुकसान रहा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में जरा आइडिया दें आपके इन्वेस्टर्स को कि किस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी की उम्मीद की जाए, क्योंकि नुकसान में भी है, मुनाफे में भी है, तो अब आगे क्या उम्मीद की जाए। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि रेडगेन अभी भी प्रॉफिटेबल कंपनी है ऑपरेटिंग लेवल पे। वो जो लॉसेस दिखते हैं वो एक अकाउंटिंग एंट्री की वजह से अकाउंटिंग लॉस दिखता है, क्योंकि हमने जो एक्विजिशंस की हैं, हमने अब तक 3 कंपनियां खरीदी हैं, 2 अमेरिका में खरीदी हैं, एक जर्मनी में खरीदी है। तो हम उसके इनटैंजिबल एसेट्स को डिप्रिशिएट करते हैं या एमोटाइज करते हैं, तो उस वजह से वो अकाउंटिंग लेवल पे लॉस दिखाती है। पर अगर आप देखें कोविड ईयर भी में भी हमने 20 करोड़ कमाए और ऐड करे अपने बैलेंस शीट पे। तो वो एक अगर आप फ्री कैश फ्लो का जो एक कॉन्सेप्ट होता है, या कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग ऑपरेशंस, वो हमारा पॉजिटिव है। तो ये जो एक्विजिशंस को हम डिप्रिशिएट कर रहे हैं, इसकी वजह से लॉस दिखता है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कंपनी को मैंने पहले 10 साल बूटस्ट्रैप किया, तो हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। हमारे 80% ग्रोस मार्जिन हैं, तो काफी सिग्निफिकेंट ग्रोस मार्जिन हैं। और हम कंपनी का जो बिट्टा मार्जिन है अप अंटिल FY18 20% तक मेंटेन कर रहे थे, पर उसके बाद हमने बहुत फोकस किया ग्रोथ पे। तो हमने बहुत सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। अगर आप FY18 में देखें तो हम 2-3 प्रोडक्ट कंपनी थी, अब मैंने की बताया हमारी डिफरेंट बिजनेस लाइंस हैं, और अब हमारे पास 10-12 प्रोडक्ट्स हो गए हैं। तो अभी भी ग्रोथ को देखते हुए हमारा फिर भी EBITDA मार्जिन जो है वो लगभग 10% है। परफेक्ट। अच्छा सर, एक और चीज़ है जो मैं आपके प्रोस्पेक्टस में देख रहा था। अप्रैल से जून 2020 के बीच में आपने कुछ स्टॉक ऑप्शंस दिए हैं 137 रुपये पर, फिर उसके बाद में 147 रुपये पर भी आपके ऑप्शंस आए हैं, 145 रुपये पर भी, और अब जो आपका आईपीओ आ रहा है वो तो काफ़ी ऊंचे दाम पर आ रहा है, 425 रुपये के आसपास। तब से लेकर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है, इनफैक्ट थोड़ा सा कोविड की वजह से नुकसान ही हुआ है। तो फिर इतने हाई प्रीमियम पर आईपीओ लाने की वजह, या फिर उसके ठीक 1 साल पहले इतने कम प्रीमियम पर स्टॉक ऑप्शंस देने की वजह? तो वो जो ऑप्शंस हैं वो एक्चुअली हमने बहुत पहले से दिए हुए थे, वो एक्सरसाइज हुए हैं। वो ऑप्शंस लगभग 3-4 साल पुराने। एक स्ट्राइक प्राइस होता है जो आप अपने एम्प्लॉइज को इंसेंटिवाइज करने के लिए लोअर प्राइस रखते हो। तो एक्चुअली वो प्राइस और भी कम था, वो 6-7 रुपए था। और ये जो आप देख रहे हैं कि एवरेज वेटेड कॉस्ट देख रहे हैं। तो अभी हमारे जो रिसेंटली जो नए इन्वेस्टर्स आए हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स, उन्होंने लगभग शेयर 400 रुपए में लिया है। तो वो एवरेज की वजह से वो आपको कम दिख रहा है, नहीं तो जो अभी रिसेंट ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो 400 रुपए के अराउंड हुई हैं। और जो आपने कहा कि जो हमारे फर्स्ट 5 मंथ्स का परफॉर्मेंस है, जैसे कि मैंने कहा कि वो हमारी ग्रोथ अच्छी हुई है, अच्छी रिकवरी हमने देखी है, 28 से 30% हमने वो रिकवरी देखी है। और दूसरा, जैसे कि मैंने कहा कि वो जो अभी भी लॉसेस आपको दिख रहे हैं वो अकाउंटिंग लेवल पे हैं, बट हमारे मार्जिन्स 10% हैं, और हम अभी भी कैश जनरेट कर रहे हैं। बल्कि कंपनी में अभी 165 करोड़ बैलेंस शीट पे बिफोर द IPO इट इज सिटिंग ऑन अ बैलेंस शीट। परफेक्ट। अच्छा चोपड़ा साहब, आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगा कि मतलब ये
रेट गेन का आइडिया कहाँ से आया आपका? आप तो चूंकि इंडियन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आए हैं और उसके बाद किस तरह से आपको लगा कि नहीं एक बिजनेस मॉडल ऐसा भी हो सकता है जहाँ पर हम कंपेयर करें सारी हॉस्पिटलिटी और ट्रैवल इंडस्ट्री को और कुछ इस तरह की सेवाएं दें? तो ये बिजनेस आइडिया कहाँ से आया और ये फिर रेट गेन ये नाम कहाँ से निकाला सर आपने? तो मैं एक्चुअली काफी साल अमेरिका में था, जैसे कि आपने कहा मैं वहां पे पढ़ा। मेरा बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस और फाइनेंस में था, और मैंने जो जॉब की है, मैं कंसल्टिंग जॉब्स कर रहा था जब मैंने स्टार्ट किया अपना करियर। तो उन कंसल्टिंग में मैं डिफरेंट सिटीज जाता था, अमेरिका की शिकागो में बेस्ड था। तो हमेशा अभी भी जब हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके प्राइस कंपेयर करते हैं कि हमें बेस्ट डील मिल जाए। तो मैं एक बेस्ट डील्स की साइट बनाना चाहता था जिसमें आपको बेस्ट डील मिले, आप कहीं भी ट्रैवल करना चाहते हैं। तो तब मैंने डिसाइड किया कि मैं रेटगेन एक वेबसाइट बनाऊंगा जो प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट होगा स्पेसिफिकली ऑन ट्रैवल डील्स। तो तब मैं इंडिया आया और मैंने टेक्नोलॉजी बिल्ड की, पर बड़ी जल्दी से मुझे रियलाइज हुआ कि एक कंज्यूमर इंटरनेट साइट बहुत डिफिकल्ट है, स्पेशली अगर आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं है। तो मैं उस वक्त, जब जैसे कि आज की डेट में तो बहुत इजीली आपको इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं, पर बहुत डिफिकल्ट था ये वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इक्विटी। तो मैंने बिजनेस मॉडल को फिर पिवट किया कि मैं B2C से B2B हो जाऊं, जहां पे मैंने फिर ये टेक्नोलॉजी, प्राइस कंपैरिजन की टेक्नोलॉजी जो है, लोगों को लाइसेंस करना शुरू की। मेरा पहला कस्टमर एक्सपीडिया था, जो आज 17 साल बाद भी मेरा कस्टमर है। और जो हमने उसके बाद प्रोग्रेस की, हम और एरियाज में मूव करते गए। और जो आपने पूछा कि ये नाम कैसे आया, क्योंकि हमने ये स्टार्ट की कंपनी रेट्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके। तो मेरे को ये था कि हम रेट प्रोवाइड कर रहे हैं और आप इस इंफॉर्मेशन से गेन करेंगे, तो रेट गेन। बिल्कुल इंटरेस्टिंग कहानी अभी तक की आपकी रही और उम्मीद करते हैं कि आगे की कहानी बहुत और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। जो हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, आपके टी शर्ट पे बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है रेट गन। ये टी शर्ट सिर्फ आप ही पहनते हैं या आपके ऑफिस में सारे लोग सर? नहीं सर, ये हमारी बहुत ही बढ़िया कल्चर है कंपनी में। देयर इज अ ह्यूज प्राइड। तो आप अगर हम आपको मैं इनवाइट करना चाहूंगा, आप प्लीज आइए हमारे ऑफिस, आप देखेंगे बहुत सारे लोग अरे सर, पहनते हैं। ज़रूर, बिल्कुल, ज़रूर मुलाकात होगी सर। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद एज ए बिजनेस के लिए आपने समय दिया और अपने आईपीओ पर, कंपनी की योजनाओं पर बातचीत की। कल से खुलने जा रहा है आईपीओ और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करें आपका आईपीओ सुपर डुपर हिट साबित हो। तो कल से आईपीओ खुलने की तैयारी में। चोपड़ा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।